काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का कालकूट पीकर, काल से कराल स्तंभों को झकझोर कर मैं बार बार लौट आया हूँ, और फिर भी मैं जीवित हूँ। हारी मृत्यु है, मैं नहीं। ये शब्द हैं विनायक दामोदर सावरकर के, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से उनका जीवन रहा, क्या क्या परिस्थितियाँ थीं उनके जीवन की। विनायक दामोदर सावरकर के जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं उनके बारे में, और विनायक दामोदर सावरकर जिनको बीडी सावरकर भी कहा जाता है, इनके जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियाँ आईं उनके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा अगर आपने बीडी सावरकर की 7 बेड़ियों के बारे में नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आप विनायक दामोदर सावरकर की जो 7 बेड़ियां हैं या 7 बंदियां हैं उनके बारे में भी जानें। सबसे पहले बात की जाए विनायक दामोदर सावरकर के जीवन परिचय की, तो इनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 को भागुर में, जो कि नासिक ज़िले के तहत आता था और तत्कालीन बम्बई प्रेसिडेंसी के तहत आता था। अब ये महाराष्ट्र राज्य में है, और इनका जो जन्म था वो हमने डिस्कस किया कि 28 मई 1883 को भागुर में हुआ था। इनके पिता का नाम था दामोदर पंत सावरकर और इनकी माता का नाम था राधाबाई। इनके 2 भाई थे, एक थे गणेश व नारायण दामोदर सावरकर। गणेश सावरकर के बारे में अगर बात की जाए तो गणेश सावरकर के द्वारा जो आरएसएस है हमारा, उसकी स्थापना में ये 5 जो लोग थे उनमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे गणेश सावरकर। इनकी बहन के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो इनकी बहन का नाम था नैनाबाई, और केवल जब ये 9 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। केवल जब ये 9 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया था। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद इनके पिता भी प्लेग की महामारी के कारण उनका भी देहांत हो गया था। ठीक है, तो ये हमने जाना उनके जीवन परिचय के बारे में। इनका जो लालन पोषण है या इनका पालन पोषण हम कह सकते हैं किया था इनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने। देखो, दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश सावरकर ने विनायक सावरकर पर एक अपनी अमिट छाप छोड़ी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी महत्वपूर्ण महापुरुषों की जीवनी और उनके जीवन से जुड़े रोचक तथ्य मिल सकें। तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो इनके बड़े भाई गणेश सावरकर की जो छवि थी उनका पड़ा था, क्योंकि इनका लालन पोषण जो है वो इनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने ही किया था। उसके बाद 1901 में इन्होंने शिवाजी हाई स्कूल से नासिक में है, जो कि वहाँ से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पास की, यानी मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने वहाँ से प्राप्त की। बचपन से ही ये पढ़ाकू और लगन स्वभाव के थे। ये किसी भी काम को जब करते थे तो इनके अंदर जुझारूपन था, और इसी दौरान क्या हुआ कि विनायक ने एक नए संगठन का निर्माण किया जिसको नव युवक कहा गया, और उसमें अधिकतर युवाओं को इन्होंने जोड़ा, और इन युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना को इन्होंने प्रज्वलित कर दिया। राष्ट्रीयता की भावना इतने चरम पर उठी कि यह एक बड़े संगठन के रूप में पैदा हो गई। 1901 में रामचंद्र त्र्यंबकन चिपलूकण की जो पुत्री थी यमुनाबाई, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। उसके बाद इन्होंने जब मैट्रिक की शिक्षा पूरी कर ली तो ये पुणे के फर्गुनेस कॉलेज में बीए करने के लिए चले गए। पुणे के फर्गुनेस कॉलेज में इन्होंने बीए किया। फिर 1904 में इन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1904 में ही इन्होंने हमने जो बताया कि अभिनव भारत, जो कि तत्कालीन एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी संगठन था, उसकी स्थापना की थी। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो इसके बाद इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई थी। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन का पूर्णतः विरोध किया था। उसके बाद अगर बात की जाए, इन्होंने लंदन के इन लॉ कॉलेज में प्रवेश किया और वहाँ रहकर इन्होंने अपना अध्ययन प्रारंभ किया और आगे बढ़ते रहे। इन्होंने इंडिया हाउस, उस समय जो कि राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, वहाँ उससे भी ये जुड़े, और इंडिया हाउस का संचालन उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा किया जा रहा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इंडिया हाउस का संचालन किया जा रहा था, और इसी दौरान ये इंडिया हाउस से जुड़े थे। सावरकर ने इसके अलावा एक अन्य सोसाइटी बनाई जिसको फ्री इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है। फ्री इंडिया सोसाइटी के निर्माण में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई।
उसके बाद इन्होंने जो छात्र थे लंदन में जो पढ़ रहे थे उनको प्रेरित किया कि वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हों और भारत को स्वतंत्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इसके अलावा 1857 की जो क्रांति हुई थी उस पर एक पुस्तक लिखी थी बी.डी. सावरकर ने, जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी द हिस्ट्री ऑफ द वार इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक जो है बी.डी. सावरकर ने लिखी, जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में पूरा डिटेल से इन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। सावरकर ने इसके अलावा क्रांतिकारी गतिविधियों को भी बूस्ट किया और उनको एक नया आयाम दिया, जिसमें हम कहते हैं कि सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना सिखाया और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला सिखाई। गुरिल्ला पद्धति क्या होती है? गुरिल्ला पद्धति में जब भी अटैक किया जाता है तो एकदम से अचानक से अटैक किया जाता है और अपने दुश्मन को जो भी नुकसान पहुंचाना है उस नुकसान को पहुंचाने के बाद फिर जो बैरियर्स होते हैं वो छुप जाते हैं, जिससे कि उन बैरियर्स को दुश्मन की पकड़ में वो ना आ पाएँ। इसके अलावा 1909 में सावरकर के एक मित्र और उनके जो अनुयायी थे यानी फॉलोअर थे, उनका नाम था मदन लाल डींगरा। इन्होंने एक सार्वजनिक बैठक हुई थी, यानी पब्लिक प्लेस पर एक बैठक हो रही थी, उसमें इन्होंने क्या किया था कि करजन को गोली मार दी थी और मदन लाल डींगरा ने। इसके बाद इन्हीं के एक नासिक ज़िले में क्या हुआ था कि जैक्सन की हत्या हुई थी। नासिक ज़िले में जैक्सन की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड के आरोप में ही इनको काले पानी की सज़ा हुई थी, जिसको सेलुलर जेल कहा जाता है। वहाँ इनको भेज दिया गया था 10 वर्ष के लिए। 10 वर्ष की इनको सज़ा सुनाई गई थी काले पानी की और इनको सेलुलर जेल भेज दिया गया था। उसके बाद 1920 में वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पर इनकी रिहाई हो गई थी। किन के कहने पर? वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने का एक एग्रीमेंट के तहत हम मान सकते हैं कि इन्होंने कहा कि ऐसी शर्त अब रखी जाएगी कि ब्रिटिश कानूनों को ये नहीं तोड़ेंगे, तब इनकी रिहाई हो गई थी। उसके बाद फिर से इनको आगे की बात अगर हम डिस्कस करें तो इनके द्वारा जो एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था जोसेफ मैजनी जीवन कथा व राजनीति। देखो, जोसेफ मैजनी के बारे में इन्होंने लिखा और जीवन कथा व राजनीति नामक इन्होंने पुस्तक लिखी। इसके अलावा इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में भी लिखा था, जो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी रत्नागिरी, जब जेल में ये कैद थे, हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू नामक इन्होंने पुस्तक लिखी, जो कि इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। हु इज़ हिंदू, यानी हिंदू की डेफिनीशन दी थी इन्होंने उसमें, और हिंदू होने के जो लक्षण थे वो इन्होंने बताए थे। उसके बाद ये हिंदू महासभा से भी जुड़े। 1937 से लेकर 1943 के बीच में ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना नहीं की थी, लेकिन ये हिंदू महासभा के सदस्य रहे थे और 1937 से लेकर 1943 तक के बीच में ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। इनके जो एम थे वो क्या थे? बी.डी. सावरकर के जो एम थे वो भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में ये देखना चाहते थे और हिंदुत्व का विकास करना इनका एक प्रमुख उद्देश्य था। दूसरी अगर बात की जाए, इनके सम्मान में जो सेलुलर जेल है उसको आज जो काला पानी की जेल है, यानी अंडमान निकोबार में जो जेल है, उसको एक स्मारक के रूप में तब्दील कर दिया गया है और इनके सम्मान में विभिन्न संस्थानों के नाम रखे गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में, उसका नाम भी इनके नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है बी.डी. सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सावरकर की अगर पुस्तकों की बात की जाए तो इसमें सबसे प्रमुख पुस्तक है हिंदुत्व, जिसमें इन्होंने हु इज़ हिंदू, हिंदू की परिभाषा को इन्होंने परिभाषित किया है और हिंदू होने के कौन कौन से जो आरंभिक लक्षण हैं उनको इन्होंने डिस्कस किया है। यह पुस्तक या यह लेटर लिखा गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1923 में रत्नागिरी जेल में। जब ये रत्नागिरी जेल में थे तब इन्होंने लिखा था हिंदुत्व या हु इज़ हिंदू। तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है और हिंदू धर्म के बारे में जो इनके विचार थे वो इसमें मेंशन है। इसके बाद अगर बात की जाए अगली इनकी पुस्तक की, तो अगली पुस्तक का नाम था इनका जोसेफ मैजनी की, इन्होंने जीवनी लिखी थी, जोसेफ मैजनी जीवन कथा व राजनीति। उसके बाद 1857 की क्रांति पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक युद्ध। और इन्होंने 1857 के युद्ध को
प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता युद्ध भी कहा या स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था इन्होंने, प्रथम राष्ट्रीय। और ये वीर सावरकर और अंबेडकर की अगर तुलना की जाए तो अभी हाल ही में विनायक दामोदर सावरकर की 137वीं जयंती मनाई गई है। वैसे तो अंबेडकर और सावरकर दोनों समाज के दो विपरीत ध्रुवों से आते थे, विपरीत धाराओं से आते थे। जहां अंबेडकर महार जाति से संबंधित थे और सावरकर ब्राह्मण जाति से संबंधित थे, लेकिन दोनों के विचारों में समानता देखने को मिलती है। सावरकर अंबेडकर से काफ़ी प्रभावित हुए थे और अंबेडकर ने जो निम्न वर्गों के उत्थान के लिए जो कार्य किया था उसके ये समर्थक थे। काफ़ी बार सावरकर ने अपने भाषणों में अंबेडकर के कथनों को कोट किया है और ये बताया है कि अंबेडकर ने किस प्रकार से सामाजिक उत्थान के लिए काम किया है। सावरकर ने अपने बड़े भाई नारायण राव को 1920 में एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे हम विदेशी शक्ति से लड़ रहे हैं उसी प्रकार की लड़ाई हमें अपने समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं जैसे छुआछूत, भेदभाव को ख़त्म करना है। और इसके लिए इन्होंने समाज में जो व्याप्त सभी प्रकार की कुरीतियाँ उनको दूर करने के लिए 7 बेड़ियों या 7 बंदियों की बात की थी। सबसे पहली बंदी थी वेदका बंदी, यानी वेदकता बंदी का मतलब ये था कि कुछ ही वर्गों को वेदों को पढ़ने का अधिकार था, यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए और सभी वर्गों के लिए वेदों को पढ़ने का हक मिलना चाहिए। ये उनका पहला बंदी था। दूसरा बंदी की अगर बात की जाए तो व्यवसाय बंदी, जन्म के आधार पर व्यवसाय का चुनाव होगा, ऐसी प्रथा तत्कालीन समाज में प्रचलित थी। ये उसके विरोधी थे। इनका मतलब ये था कि समाज में व्यवसाय जो है जन्म के आधार पर तय ना होकर कर्म के आधार पर हो, या जिस प्रकार की उसकी रुचि है, जिस प्रकार का वह काम करना चाहता है व्यक्ति को वैसा काम मिले। उसके बाद अगला जो बंदी था वो स्पर्श बंदी था। स्पर्श बंदी का मतलब ये है, संविधान में भी इसको मेंशन किया गया है, भेदभाव को ये प्रतिबंधित मानते थे, भेदभाव के दुर्विरोधी थे, मतलब छुआछूत और भेदभाव को ये नहीं मानते थे। इसीलिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया था स्पर्श बंदी का। स्पर्श बंदी में होता क्या है कि जो अनटचेबिलिटी है उसको अपराध माना जाता है। उसके बाद अगला जो इनका बंदी था या बेड़ी थी समुद्र बंदी। समुद्र बंदी में तत्कालीन समाज में समुद्र पार अगर कोई व्यक्ति जाता था तो उसको धर्म से और समाज से निष्कृत कर दिया जाता था, या उसको अछूत माना जाने लगता था, या वह समाज से अपवित्र घोषित कर दिया जाता था। समुद्र पार करने के लिए अपराध माना जाता था तत्कालीन समाज में, तो इन्होंने उसका भी विरोध किया। उसके बाद शुद्धि बंदी की बात की जाए तो हिंदू धर्म में अन्य धर्मों से वापसी के लिए शुद्धि बंदी एक आंदोलन चलाया जा रहा था। ये उसके शुद्धि बंदी भी इस प्रकार था। रोटी बंदी का मतलब ये है कि एक विभिन्न जाति के लोग एक साथ खाना नहीं खाते थे, तो इसको कहा जाता था रोटी बंदी। इसका भी ये विरोध करते थे। इनका मतलब ये था कि समाज में सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलकर भोजन कर सकें और जो सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं उनमें एक साथ भोजन कर सकें। अगला जो इनका बंदी था वो ये था बेटी बंदी या विवाह बंदी, जिसे हम कह सकते हैं। अंतरजातीय विवाह तत्कालीन समाज में नहीं होता था, इसका भी ये विरोध करते थे। तो इस प्रकार हमने सावरकर की जो 7 बंदियां हैं या बेड़ियां हैं उनको जाना। इसके बाद सावरकर ने अगर इनके धार्मिक पक्ष की बात की जाए तो इनका जो धार्मिक पक्ष था वो वैज्ञानिकता की ओर झुका हुआ था, यानी ये धार्मिक मान्यताओं के विपरीत वैज्ञानिक तर्क को ज़्यादा वरीयता देते थे। 1900 के दशक में पहली बार किसी नेता ने अंग्रेज़ों से आज़ादी की बात की थी, पूर्ण आज़ादी की, तो सबसे प्रथम नेता थे BD सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। कांग्रेस ने 1929 में काफ़ी बाद में इनकी मांग से काफ़ी बाद में कांग्रेस ने मांग की थी पूर्ण स्वराज्य की, यानी हमारे देश को स्वतंत्र करने की। कुछ लोग इनको 2 देश सिद्धांत का पालन करने वाला मानते हैं, जबकि प्रमुख इतिहासकारों का ये कथन है कि इनके द्वारा इस प्रकार का कोई भी सिद्धांत नहीं फॉलो किया गया था। 19वीं हिंदू महासभा में 1937 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था हिंदू महासभा का, और 1943 तक ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1939 में कलकत्ता अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम अपने विवादों को कैसे निपटा सकते हैं, इसका भी अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था। इनका जो मत था या इनके जो विचार थे वो अखंड भारत के समर्थक थे। ये अखंड भारत जो कि भारतीय उपमहाद्वीप से मिलकर बनता है, जिसमें वर्तमान में 5 देश आते हैं, जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। इन देशों को अखंड भारत के रूप में ये देखते थे और ये मशीनों के प्रयोग के समर्थक थे, यानी मशीनीकरण के ये पक्षधर थे, क्योंकि इनको पता था कि यूरोप वासियों ने किस प्रकार से मशीनीकरण का लाभ उठाकर पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया था।
उसके बाद अगर बात की जाए, ये भारतीय सिनेमा के भी समर्थक थे और भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर ये पहचान दिलाने के लिए काम करने के लिए अग्रसर थे। और अंत में अगर बात की जाए तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, लेखक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, कवि थे और नेता भी थे। वर्तमान में अगर इनके विचारों की बात की जाए तो इन विचारों को सरकार काफ़ी कुछ सीख सकती है और इनके विचारों से नए भारत का निर्माण करने में प्रयोग किया जा सकता है। वीडियो के अंत में अगर आपको वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के जीवन से संबंधित अन्य रोचक तथ्य जानने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इनकी पुस्तकों की जो डिटेल वर्णन है वो भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।